हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। देखिए, रीट मेंस की तैयारी में जो आपका पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, कार्य, क्षेत्र, उनके सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। इसकी थ्योरी क्लास हमने ले चुके हैं, तो इस थ्योरी क्लास को आप जरूर देखिए। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में उस सब्जेक्ट को सर्च करें। सर्च करके उस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो ये हमारी एमसीक्यू की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास एमसीक्यू की हो चुकी है, तो उस क्लास को आप जरूर देखिए, तभी आपको बेटर समझ में आएगी। तो चलिए हम आज के जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? या शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का, पर्यावरण का, मशीनों का, प्रौद्योगिकी का। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वर्तमान स्वरूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की मनोविज्ञान है, यह किसने कहा है? स्किनर, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड और थॉर्नडाइक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसका ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की मनोविज्ञान है। तो ये कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा को कठिन बनाना, शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना, शिक्षा को सीमित करना, विद्यार्थी का चयन करना। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वह होता है शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना। क्या होता है? शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का केंद्र है पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, पालक और विद्यालय। तो आप सभी को पता है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ है, तो इन सभी में ये स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होगा? बालक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस क्षेत्र में आती हैं? दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल वैरायटीज जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? अनुभव, अनुकरण, अभ्यास, उपरोक्त सभी। तो देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह अनुभव पर भी आधारित होती है, अनुकरण पर भी आधारित होती है और अभ्यास पर आधारित होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो अधिगम जो है वो उपरोक्त सभी से क्या होता है? प्रभावित होता है। अनुभव से भी होता है, अनुकरण से भी होता है और अभ्यास से भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? टी। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादक है स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और बेंडूरा। तो देखिए, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या प्रयास एवं भूल सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किसे अधिक उपयोगी होता है? मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन? मजदूर, कृषक, शिक्षक और व्यापारी। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वह शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? शिक्षा मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित। तो देखिए, बालक के मानसिक विकास का जो ज्ञान है वह शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि हम मानसिक विकास मतलब बौद्धिक क्षमता को हम पढ़ते हैं, और वह बुद्धि के अंदर जो चैप्टर है उसमें हम बौद्धिक क्षमता पढ़ते हैं। तो मानसिक विकास का संबंध किससे होता है? शिक्षा मनोविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है। अधिगम को कौन सा तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? शिक्षक का वेतन, प्रेरणा, भवन, पाठ्यपुस्तक। तो देखिए, अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो मुख्य तत्व होता है वह होता है प्रेरणा
यदि बच्चे में आंतरिक रूप से प्रेरणा है तो वह पढ़ने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है, पढ़ाई करेगा। और यदि उसका मन नहीं है, आंतरिक रूप से वह प्रेरित नहीं है, तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अधिगम अनुकरण से होता है, किसने कहा, बांडुरा, पियाजे, कोहलर और वुडवर्थ। तो देखिए अधिगम अनुकरण से होता है, यह कथन है अल्बर्ट बांडुरा का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र होता है। अब देखिए मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय देना। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, निर्णय देना। भाई हम किसी भी प्रक्रिया के आधार पर किसी भी क्रिया का यदि हम निर्णय दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका कौन सा क्षेत्र है, शिक्षण विधि, अधिगम, परीक्षण एवं मापन, विकासात्मक अध्ययन। तो देखिए मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वह होता है परीक्षण एवं मापन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। मापन जो है वो मूल्यांकन का ही क्या होता है, भाग होता है। मापन में क्या होता है, मापन में अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, बालक को समझो, यह किसका मुख्य उद्देश्य है, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम। तो देखिए बालक को समझने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, कौन सी प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा है, पुरस्कार, डांट, जिज्ञासा, इनाम। तो देखिए यदि बालक जो है वो किसी भी प्रकार से आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वह होती है जिज्ञासा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अधिगम को सुव्यवस्थित बनाने में सहायता करता है शैक्षिक मनोविज्ञान, व्याकरण, गणित, कला। तो देखिए अधिगम को सुव्यवस्थित बनाने में जो सहायता करता है वह करता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का यदि हमें पता है कि भाई हमें किस तरह से उसका प्रयोग करना है, उपयोग लेना है, तो अधिगम जो है वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा और सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ए। अगला है, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम किसका परिणाम है, अध्ययन, सफल प्रयास, प्रेरणा और परिस्थिति। तो देखिए थार्नडाइक ने अधिगम के लिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का क्या दिया, सिद्धांत दिया। एरर एंड ट्रायल थ्योरी जो दी थी वो अधिगम के लिए किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। तो उनका मानना था कि भाई अगर सफल प्रयास किया जाएगा तो अधिगम क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, इंट्रोस्पेक्शन विधि कहाँ प्रचलित है, शिक्षा में, मनोविश्लेषण में, आत्मावलोकन में, सांख्यिकी में। तो देखिए इंट्रो माने होता है आंतरिक, इंस्पेक्शन माने अवलोकन। तो आत्म अवलोकन में इंट्रोस्पेक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, सीखने की कठिनाई की पहचान कौन करता है, प्रधानाध्यापक, डॉक्टर, शिक्षक, माता पिता। तो देखिए सीखने की कठिनाइयों की जो पहचान है वह अब बालक से सीधा कौन जुड़ा रहता है, शिक्षक जुड़ा रहता है। शिक्षक ही उसको पढ़ाता है तो उसको पता रहता है कि भाई क्या बालक सीख पा रहा है और क्या नहीं सीख पा रहा। प्रधानाध्यापक स्कूल की व्यवस्थाओं को संभालता है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल स्कूल की व्यवस्थाओं को संभालता हुआ पढ़ाता भी है, लेकिन वह उस समय शिक्षक होता है। तो एक शिक्षक ही बालक की सीखने की कठिनाइयों की जांच कर सकता है और उसी आधार पर वह उनके उपचार कर सकता है कि भाई हम बच्चे को और बेटर कैसे सिखा सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, शिक्षा का कौन सा स्तर भावनात्मक विकास से जुड़ा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक, प्रत्यक्ष। तो देखिए भावात्मक विकास जो होता है, भावनात्मक विकास भावात्मक पक्ष से जुड़ा रहता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, नीति विज्ञान। तो देखिए वर्तमान समय में मानव व्यवहार का जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या रहेगा, सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से समझा।
आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और शिक्षा मनोविज्ञान का जो आपको संपूर्ण सिलेबस है इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप क्वेरी के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।